तो बेसिकली जो B1 लेवल है, तो B1 लेवल में आप लोगों को पता है कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल है। और अगर हम बात करें कि कौन-सा जो पार्ट है B1 लेवल का, वो सबसे डिफ़िकल्ट आता है, तो सबसे डिफ़िकल्ट अगर पार्ट है B1 लेवल का, तो वो है लेज़न। लेज़न रीडिंग पार्ट जो है वो सबसे डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग और साथ में आपको चाहिए बेस्ट नॉलेज और टिप्स एंड ट्रिक्स कि कैसे आप ओवरऑल आंसर का पता लगा सकते हो। कई बार बच्चों को वोकैब आती है, फिर उसके बावजूद भी वो अपना आंसर्स फाइंड आउट नहीं कर पाते, और वो रीजन क्या होता है कि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन को समझने की, टेक्स्ट को समझने की, उसके ऊपर सारा का सारा डिपेंड करता है। तो मैं आप लोगों को यही टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आप जर्मन में लेजन B1 पार्ट है उसको बहुत अच्छा कर सकते हो। B1 का जो लेजन पार्ट है उसको अच्छा कैसे कर सकते हो और कैसे उसको इजीली क्रैक कर सकते हो। तो देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्वेरीज रहती है कि हमने 2-3 टाइम्स लेजन पार्ट दे दिया, 2-3 टाइम्स, 4-5 टाइम्स हमने लेजन ट्राई किया, बट उसके बावजूद भी हमसे लेजन जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहा। उसके पीछे रीजंस है बहुत सारे। जैसे एक तो उनकी वॉकैब जो है वो अप टू द लेवल नहीं होती। मान लीजिए जो B1 की लेवल की जो वॉकैब है वो आ नहीं रही, तो डेफिनेटली आप अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहे हो, और अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहे करने की वजह से आप एग्जाम में बार बार फेल होते जा रहे हो। दूसरा होता है कि क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग जो रहती है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि जो क्वेश्चन है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको 100% होनी चाहिए, 1% भी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। 99% अगर अंडरस्टैंडिंग है और 1% नहीं आ रही, तो वो 1% आपका आंसर गलत करवा सकता है, उसकी इतनी पावर है। 100% क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग तो जरूर होनी चाहिए। भले ही टेक्स्ट में कुछ वोकैब हो सकती है जो आपको समझ में नहीं आ रही, क्योंकि कभी कभी होता है कि वहां आंसर आपका हिडन है ही नहीं, तो उस वजह से आपके आंसर पे कोई भी इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। बट जो क्वेश्चन है उसकी अंडरस्टैंडिंग कंपलसरी 100% आपकी होनी चाहिए। तीसरी जो बात आती है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपर टाइम पे एक तो मॉडल पेपर्स जो है वो सॉल्व नहीं करते। मान लीजिए उन्होंने क्लास में जो टीचर ने एक्सप्लेन कर दिया, जो कुछ होगा हुआ, उसको देखा और उसके बाद में खुद की सेल्फ स्टडी नहीं की। टाइमिंग का ध्यान नहीं रखते। जब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा बस डिक्शनरी को लेके बैठे हैं और गूगल लेंस वगैरह इनका यूज करके और फटाफट आंसर निकाल रहे हैं, और साथ में अपनी जो रियलिटी है उसको नहीं पहचान पा रहे। मान लीजिए आपने कोई भी टेक्स्ट कभी भी टाइमर के साथ में नहीं किया, जो भी पार्ट्स हैं B1 के उनको पूरा टाइमिंग के साथ में कंप्लीट नहीं किया, तो इसका मतलब है कि आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो रही कि कितना आपकी नॉलेज में आ रहा है और कितने आंसर्स सही जा रहे हैं और कितने टाइम पीरियड के अंदर आपके आंसर्स आप कर पा रहे हो। तो वो पार्ट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक गिवन टाइम के अंदर गिवन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना, और उसके साथ में आपके जो क्वेश्चंस है, आपके जो टेक्स्ट है, उसकी कितनी लेवल पे आप अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने बस फटाफट कर दिया। आपको गिवन टाइम के अंदर क्वेश्चंस और टेक्स्ट की कितनी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, वो भी बहुत मैटर करता है। अगर आपको गिवन टाइम पे क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग और टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग ढंग से नहीं हो रही और आपको लग रहा है कि आप 30-40% ही अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हो और उसके बिहाफ पे आप आंसर्स कर रहे हो, तो समझ लो आप 100% फेल होने वाले हो। आपको एटलीस्ट 10 मॉडल पेपर्स बिफोर एग्जाम कंप्लीट करने हैं। कैसे? सॉल्व नहीं करना कि आपको डिक्शनरी का यूज करके आप सॉल्व कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं बात कर रहा हूं बिना डिक्शनरी के। जब आपकी वोकैब बहुत अच्छी हो गई है और उसके बाद में आप अपने आप को जज कर रहे हो कि अगर मैं अभी एग्जाम में बैठा हूं और मेरे पास इतना टाइम है, तो इन सारे 10 मॉडल पेपर्स का मुझे कितना पार्ट आता है, कितने मेरे मार्क्स जा रहे हैं और कितने क्वेश्चंस मेरे सही जा रहे हैं, वो सारा सब कुछ आपको एनालाइज करना है। और आपने एनालाइज करने के बाद में डिसीजन लेना है कि आप एग्जाम में अपियर हो या ना हो। ऐसा नहीं कि आपने कहीं से भी कर लिया, आपने सपने देख लिए जर्मनी जाना है नर्सिंग जॉब के लिए, हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम के लिए और बैचलर्स और मास्टर्स के लिए, और आपने B1 कंपलसरी है और उसके बिहाफ पे आप जर्मन करे जा रहे हो, टीचर को भी कुछ पता नहीं है, आपको भी कुछ पता नहीं है, और बस एग्जाम में बैठ गए। मैंने बच्चों को 7-7 8-8 टाइम्स फेल होते हुए भी देखा है। वो हमारे पास क्वेरी लेके आते हैं कि सर हम 7 बार 8 बार फेल हो चुके हैं एग्जाम के अंदर, अब क्या होगा। तो देखो, उनका करियर पूरा खत्म है। आपको यही ध्यान रखना है कि बिगिनिंग लेवल से ही आपको बहुत
कॉन्शियस और बहुत ही सीरियस रहना है। और आपको जो मैं चीजें बता रहा हूं उनको कंपलसरी करना है। पहले अपनी प्रैक्टिस करो, पहले अपनी वॉकैब को बढ़ाओ, फिर उसके बाद में आपको लगे कि 1-2 महीने हो गए, आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद में आप मॉडल पेपर्स को सॉल्व करो। उसमें देखो कि हर मॉडल पेपर में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, टीचर से डिस्कस करो और उसके बाद डिसीजन लो एग्जाम में अपीयर होने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ लेजन के लिए नहीं है, ये हर कैटेगरी ऑफ जो लिसनिंग है, राइटिंग है, रीडिंग, स्पीकिंग, सबके लिए है। उनमें सब में आपको ऐसा करना पड़ेगा, अदरवाइज ये मान के चलो आप पास नहीं हो पाओगे। ये रियलिटी है, मैं रियलिटी बता रहा हूं आप लोगों को। तो ये एडवाइस मैंने आप लोगों को दे दिया है कि ऐसे इन चीजों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं कि पहली टाइल जो फर्स्ट पार्ट है लेसन का, उसको देखते हैं। फर्स्ट पार्ट जो लेसन का है, उसके अंदर आपको एक टेक्स्ट मिलेगा, लेंदी टेक्स्ट रहेगा, साथ में क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपको हमेशा लेसन करते टाइम क्या करना है, फर्स्ट आपको क्वेश्चन रीड करने हैं, उसके बाद टेक्स्ट में फाइंड आउट करना है। और इनके जो आंसर्स होते हैं वो हमेशा सीक्वेंस में आते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, तो पर्सन कौन है, क्लेमेंस। Clemens kann sich kaum noch an die Zeit im Lebanon erinnern। तो यहां पे आपको एग्जाम के अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है कि एक तो काउम वर्ड। ये जो काउम वर्ड है वो आपको बहुत 100% अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसकी। काउम, काउम का मतलब क्या हो गया, वेरी रेयरली। और अरिनन वर्ब, क्योंकि ये तो मेन वर्ब है, अगर मेन वर्ब ही आपको पता नहीं है तो आप कैसे अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो किसी चीज की। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्लेमेंस कांजिश काउम नॉक, नॉक का मतलब स्टिल, अन दी साइट इन लेबानोन अरिनन, सो ही कैन स्टिल, प्रेजेंट के अंदर है क्वेश्चन, सो ही कैन स्टिल रिमेंबर वेरी लेस अबाउट द टाइम इन लेबनान, यानी कि लेबनान में जो उसका टाइम उसने स्पेंड किया उसके बारे में उसको बहुत ही लेस, काउम के मतलब है ना के बराबर, उसको ना के बराबर मेमोरीज है उस टाइम की जो उसने लेबनान के अंदर स्पेंड किया था। तो हम देखते हैं अब आगे कि क्या इसका आंसर होगा। तो पहले ऐसे क्वेश्चन रीड किया, उसके बाद टेक्स्ट में आप आ गए। टेक्स्ट में आपने देखा कि माय नाम इज क्लेमेंस, ich bin, थोड़ा फास्ट रीड करना है एग्जाम में ताकि आपके पास टाइम बचे, क्योंकि ये बेसिक बेसिक सेंटेंसेस है, हर कोई अंडरस्टैंड कर सकता है, B1 का बच्चा तो आराम से अंडरस्टैंडिंग कर सकता है। सो माय नाम इज क्लेमेंस, ich bin 12 Jahre alt, mein Vater ist Diplomat, alle 3 bis 4 Jahre ziehen wir deshalb in ein anderes Land, then in every 3-4 years we move to another country। Ich wurde in Deutschland geboren, तो बॉर्न उसका जर्मनी में हुआ है। Aber schon als ich 2 Wochen alt war, bin ich mit meiner Mutter nach Beirut geflogen। कि ऑलरेडी वो जब 2 इयर्स 2 वीक्स का था तो वो अपने मदर के साथ कहाँ आ गया, बायरत। Das ist die Hauptstadt des Lebanon। अब यहाँ पे हमें इंडिकेशन मिलने लग गए हैं किसके, लेबानोन के। सो दास इज द हाउप्ट स्टार्ट, और हाउप्ट स्टार्ट है वो किसकी, लेबनान की। और ये हाउप्ट स्टार्ट का मतलब क्या हो गया, कैपिटल, वो उसकी कैपिटल है। अब यहां पे देखो, आउस देन एस्टन यारन वाइजेश वाइजेश निस्ट मेयरफिल, यहां पे हमारा आंसर है आउस देन एस्टन यारन, यानी कि फ्रॉम द फर्स्ट ईयर्स, जो उसने फर्स्ट ईयर्स वहां पे स्पेंड किए उसके बारे में। वाइज इज निस्ट मेयर फील, निस्ट मेयर का मतलब नो मोर होता है और फील का मतलब मच है। यानी उसने कहा है कि जो फर्स्ट ईयर्स हैं उनके बारे में मेरे को बहुत कम रिमेम्बरिंग है, एंड आई नो वेरी लेस अबाउट दीज ईयर्स। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर क्या हो गया, रिस्टिश। काउम का मतलब लेस है, कि क्लेमेंस का आंसर काउम नॉक ऑन द साइट इन लेबनान अरिनन, तो ये रिस्टिश आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि उसको रियलिटी में टेक्स्ट के थ्रू हमें पता चला कि उसको बहुत ही कम मेमोरीज है, कम याद है उसको अबाउट हिज फर्स्ट सम इयर्स इन लेबनान। तो इस वजह से आंसर क्या आ गया, रिस्टिश। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं, क्लेमेंस हाउस इन पोर्तुगाल
लाग अ मेयर, लाग जो है वो लीगन वर्ब का प्रेटेरिटुम है। लीगन वर्ब है, लीगन मीन्स होता है लोकेटेड। ओके, तो थोड़ा वोकेब का आपको ध्यान रखना है। सो क्लेमेंस हाउस इन पोर्टुगाल लाग अ मेयर। सो यानी क्लेमेंस का जो हाउस है वो लोकेटेड था, पास्ट की बात हो रही है, वो लोकेटेड था कहाँ पे? मेयर। मेयर मीन्स सी पे। तो अब हमें ये देखना है। ओके, तो देखो इसका आंसर हम देखते हैं। वहां तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हमने आगे देखा, दास एस्टेलैंड अंदासिश में शरीनर है ईस्ट पोर्तुगाल। अब उसने साफ कहा कि जो फर्स्ट कंट्री है जिसके बारे में मुझे रिमेम्बरिंग है, दैट इज पोर्तुगाल। वियर हटन ein पिंक फार्बनेस हाउस mit einem großen गार्डन, कि उनका एक पिंक फार्बनेस हाउस यानी कि पिंक कलर का हाउस था, विद ए बिग गार्डन। am Wochenende waren wir oft an einem wunderschönen Strand। अब उसने यहाँ पे कहा कि हम एक बहुत ही वंडरफुल बीच था, वहां पे थे, और वो कहाँ था? नॉर्डलिश फॉन लिजाबॉन, यानी कि इन द नॉर्थ ऑफ लिजाबॉन, यानी लिजाबॉन के नॉर्थ में था। तो देखो यहीं पे ही हमारा आंसर है। उसने साफ बोला है कि वीकेंड्स पे हम एक बहुत ही वंडरफुल बीच के वहां होते थे, और वो कहाँ होता था? इन द नॉर्थ ऑफ लिजाबॉन। अब आप खुद ही सोचो, अगर कोई पर्सन ये कह रहा है कि मेरे घर के पास में एक बीच है या फिर एक समुंदर है, सी है, तो वो इतनी डिटेल में आंसर देने की क्या जरूरत है उसको कि नॉर्डलिश फॉन लिजाबॉन, यानी कि वो कह रहा है कि नॉर्थ में लिजाबॉन के। इसका मतलब उस सिटी के नॉर्थ के अंदर था, तो वो वहां जाते थे ट्रेवल करके। ऐसा नहीं है कि उसके घर के पास ही था। और यहाँ पे क्या दिखा, क्वेश्चन में क्या है कि क्लेमंस हाउस जो है, क्लेमन का जो हाउस है वो मेयर यानी कि सी के वहां पे लोकेटेड था क्या? तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। उसका हाउस जो है वो सी के वहां लोकेटेड नहीं था, वो बीच वगैरह पे जाते थे, और वो जो बीच पे जाते थे वो एक सिटी के वहां था, और वो सिटी साउथ में थी, वो नॉर्थ में थी। तो इसका मतलब है कि जो उसका घर है वो बीच पे लोकेटेड, वो सी पे लोकेटेड नहीं था। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं, क्लेमंस बेजूक्ट है, यहां पे भी क्या है ये? प्रेटेरिटुम। सो क्लेमेंस बेजुक्टा einen englischsprachigen Kindergarten, यानी क्लेमेंस जो है वो एक जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो किंडरगार्टन था उसको उसने विजिट किया था क्या? तो ये देखते हैं। यहां पे देखो उसने बोला कि इंग्लिश मूस्टे इज शॉन गांस फ्रू लैंडन, कि और मूस्टे भी लिखा है। मूस्टे क्या होता है? पास्ट को इंडिकेट करता है कि आई हैड टू, कि मुझे इंग्लिश भी बहुत अर्ली लर्न करना स्टार्ट करना हुआ या करना पड़ा था। Ich bin in Portugal in einen internationalen Kindergarten gegangen। यहाँ पे ये परफेक्ट के अंदर लिखा हुआ है। अब देखो उसने बोला कि मुझे Ich bin in Portugal in einen internationalen Kindergarten gegangen। आप खुद ही बताओ कि अगर कोई पर्सन इंटरनेशनल किंडरगार्टन में जा रहा है तो वहां इंग्लिश लैंग्वेज ही चलेगी ना। इंटरनेशनल का मतलब तो इंग्लिश हो गया, तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो गया? रिस्टिश। हियर आंसर इज रिस्टेश। वाई? बिकॉज वो एक इंग्लिश स्पाकिगन किंडरगार्टन में ही जाता था। नेक्स्ट है इन बर्लिन। इन बर्लिन वोंट क्लेमेंस बिस सू जाइनम जीप्टन लेबन्सयार, यानी कि जो बर्लिन है वहां पे क्लेमेंस कब तक रहा? बिस सू जाइनम जीप्टन लेबन्सयार, यानी कि टिल टू हिज सेवेंथ ईयर ऑफ लाइफ, यानी कि सेवेंथ ईयर्स ऑफ लाइफ जो है तब तक वो बर्लिन में रहा क्या, उसके लिए हम देखते हैं। तो देखो हमने यहां तक देखा तो ये तो कंप्लीट हो गया। आले किंडर कामन डॉट आउस एंडर एंड लैंडन की ऑल द चिल्ड्रन केम फ्रॉम अदर कंट्रीज दे साल वुड इंग्लिश gesprochen als ist 5 Jahre alt war sind wir dann nach Berlin gezogen। यहाँ तो क्लियर कट लिखा हुआ है एज आई वॉज 5 years ओल्ड, और वहां पे हमें क्या कह रहे हैं? 7 years, यानी कि 7 years वहां पे उसने स्पेंड किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो 5 years के ओल्ड था तभी वो कहाँ मूव कर गया? बर्लिन।
तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया? फॉल्स। नेक्स्ट है क्लेमेंस माइंड एस्केप्ड ग्रोसा unterschiede zwischen बर्लिन और न्यूयॉर्क। हमेशा ध्यान रखना, आपका जो एग्जाम है वो ज्यादा डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ वेरी डिफिकल्ट वोकैब की वजह से नहीं होगा। आप फेल होंगे तो वो स्मॉल स्मॉल वोकैब की वजह से होंगे। जैसे यहाँ पे ग्रोस लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रखना इंटेंशनली उन्होंने ये डाला है। कैसे? कि क्लेमेंस माइंड एस्केप्ड ग्रोस unterschiede, और unterschiede का मतलब क्या होता है? डिफरेंसेस। कि क्लेमेंस ये थिंक करता है कि बहुत बिग बिग डिफरेंसेस हैं किस किस के अंदर, बर्लिन और न्यूयॉर्क के अंदर। तो अब हम ये पता लगाते हैं। अब उसने बोला am Anfang hat es mir dort gar nicht gefallen कि in the starting didn't I didn't like anything, einfach zu kalt fand ich कि बहुत ज्यादा कोल्ड होती थी, काइन मेयर कोई सी वगैरह नहीं है, काइन ग्रोसन schwarzen oliven zum Frühstück, ब्रेकफास्ट में ऑलिव्स वगैरह नहीं होते थे। dann gewohnt man sich wieder an das neue und plötzlich wurde Deutschland zu meiner Heimatland। और क्या हुआ कि वो गिवोंट हो गया। गिवोंट का मतलब होता है हैबिचुअल, कि वो धीरे धीरे हैबिचुअल हो गया। एंड सडनली जो जर्मनी है उसका क्या बन गया? हाइमार्टलैंड, यानी कि उसकी नेटिव कंट्री जैसा उसको फील होने लग गया। इस दागते यर्ट्स ब्लाइबन वियर हियर फ्यू रिमर, कि उसने सोचा डाक्टन सारा का सारा प्रेटेरिटू में आ रहा है कि आई थॉट कि नाउ वी विल स्टे देयर फॉर ऑलवेज। फाल्श के डाक, बट उसने बोला कि रॉन्ग उसने थिंकिंग करी। Immerhin 7 Jahre sind wir in Berlin geblieben, कि 7 years हमने बर्लिन में स्टे किया। Dann mussten wir wieder die Koffer packen। मूस्टन आपको पता ही है कि पास्ट है हेड का, म्यूसन का, और इसका सेंस है हेड टू। Seit einem halben Jahr lebe ich mit meiner Familie in New York। Jetzt bin ich froh darüber कि I'm happy about it। न्यूयॉर्क में आ गया है वो। Das ist Englisch sprechen kann, that I can speak English। New York ist eine der aufregendsten Städte der Welt। auf रेगन का मतलब क्या होता है? और aufregend भी, aufregend का मतलब होता है एक्साइटिंग। तो aufregendsten का मतलब क्या हो गया? द वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटेड सिटीज। अभी तक हमारा कोई आंसर नहीं है। एस इज इन देन माइस्टन डिंगन गांस एंडर्स आल्स बर्लिन, ये हमारा आंसर आ गया। उसने साफ बोला कि एस इज इन देन माइस्टन डिंगन गांस एंडर्स आल्स बर्लिन। तो इन देन माइस्टन डिंगन का मतलब हो गया इन द मोस्ट ऑफ द थिंग्स। गांस एंडर्स आल्स बर्लिन, यानी कि ये टोटली डिफरेंट है फ्रॉम बर्लिन। बहुत सारे चेंजेस हैं यानी। और यहां पे क्या आ रहा है कि क्लेमेंस माइंड एस गिव्ड ग्रोस unterschied zwischen बर्लिन एंड न्यूयॉर्क के बिग डिफरेंसेस हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा? रेस्टिश, क्योंकि उसने साफ बोला इन देन माइस्टन डिंगन स्ट्रेस गांस एंडर्स, और गांस एंडर्स का मतलब होता है टोटली डिफरेंट। तो इस वजह से आंसर यहां पे रेस्टिश हो गया। अब कह रहा है वो इन न्यूयॉर्क फ्यूल्ड sich क्लेमेंस यर्ट्स वी सुहाउजर। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब कभी टाइम रिलेटेड वर्ड्स अगर ऐड हो गए तो समझ जाना आपको वो कंफ्यूज करने के लिए ऐड कर रहे हैं। आपने देखा कि ज्यादातर जो टेक्स्ट है वो सारा का सारा पास्ट के अंदर चल रहा है। सारा का सारा किसमें चल रहा है? पास्ट, क्योंकि वो अपनी स्टोरी बता रहा है कि कैसे उन्होंने इस सिटी से इस सिटी में मूव किया, कंट्री से कंट्री में मूव किया एंड ऑल। तो अब हमें क्वेश्चन है कि न्यूयॉर्क फ्यूल्ड जिश क्लेमेंस यर्ट्स वीसू हाउस। यर्ट्स का मतलब आपको पता ही है नाउ, कि अभी जो है क्लेमेंस जो है न्यूयॉर्क के अंदर अभी ऐसा फील कर रहा है एज लाइक होम, कि उसकी जो कंट्री वो न्यूयॉर्क जो है वो उसके लिए अब होम बन गया है। क्योंकि बार बार उसने कंट्रीज चेंज करी तो उसको फीलिंग है कि कभी कहाँ न्यू जर्मनी को भी उसने अपना होमलैंड सोचा था, बट थोड़े दिनों बाद में वहां से भी मूव कर दिया। तो अब वो एट द एंड सोच रहा है नाउ दैट न्यूयॉर्क इज लाइक माई होम। तो देखते हैं।
यहाँ पे उसने बोला इन मानशन स्टार्ट फियटल गेन द लॉयटन नोर उम्सू अर्बाइटन इन एंडरन लेबनजी कि बहुत कुछ जो सिटीज के पार्ट हैं देयर पीपल गो फॉर वर्क एंड दे लिव देयर इन अदर und in manche gehen sie gar nicht weil sie zu gefährlich sind and some जो एरियाज है वो बहुत डेंजरस है दे डोंट गो देयर इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है mittlerweile habe ich gemerkt dass es einfach Zeit braucht कि in the middle I think that it needs time sich ein neues Land zu gewöhnen. gewöhnen का मतलब आप टू लिव से मत कर लेना. gewöhnen का मतलब होता है टू बी हैबिचुअल यानी किसी चीज से हैबिचुअल होने के लिए. तो उसने बोला कि थोड़ा टाइम लगेगा चीजों को हैबिचुअल होने में कंट्री को हैबिचुअल होने में. अब आपका जो आंसर है वो इस लाइन में इरगेंडवान ये वर्ड बस आपको आना था. इरगेंडवान का मतलब होता है इन एनी टाइम फ्यूचर की बात हो रही है जैसे हम बोलते हैं ना कभी कभी. So irgendwann wird sich sicherlich auch New York für mich wie Heimat anfühlen. तो बस इसी पूरे सेंटेंस के अंदर आपका आंसर है. और विल्ड तो आपको वैसे भी पता है विल्ड वेडन है और वेडन का मतलब फ्यूचर के लिए यूज होता है ये विल शेल के लिए. तो इर्गेंडवान यानी कभी ना कभी विल्ड sicherlich auch New York für mich wie Heimat anfühlen. अब उसने आपको क्या बोला क्या लिखा हुआ है यहाँ कि कभी ना कभी जो न्यूयॉर्क है वो मेरी क्या बनेगा हाई मार्ट. और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो अभी फील करता है कि जैसे न्यूयॉर्क उसकी हाई मार्ट बन चुका है. आंसर हो गया फाल्स. आंसर इसके अंदर फाल्स हो गया. और वो क्यों हुआ समझ ही गए आप लॉजिक. तो देखो जितने भी क्वेश्चंस को हमने किया है वो सारे के सारे लॉजिक के पीछे भी डिपेंडेंट थे. ऐसा नहीं कि आपको जर्मन आती है तो ऑटोमेटिकली बस आपने इधर उधर ट्रांसलेट किया. और ये B1 B2 में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि अगर आपको जर्मन आती है वोकैब आ रही है तो उसके थ्रू भी आप आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हो. यहाँ हर किसी बच्चे को ये बहुत बेसिक बेसिक वर्ड्स हैं बहुत छोटे छोटे वर्ड्स हैं सबको आते हैं ये. बट उसके बावजूद भी बच्चे यहाँ फेल होते हैं. ये एक फोबिया है कि अगर आपकी वोकैब बहुत अच्छी होगी और एक मिसकंसेप्शन है कि अगर आपकी वोकैब बहुत अच्छी होगी तो ही आप B1 के एग्जाम को निकाल सकते हो. ये तो है जो है ये इंपॉर्टेंट है. मैं मानता हूं कि B1 में B2 में और जो भी हायर लेवल्स हैं उनमें वोकैब जो है वो आपकी अप टू द लेवल होनी चाहिए. बट अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चंस और आपको ऐसे नहीं समझाया गया तो समझ लेना कि आपकी कितनी भी लेवल की वोकैब हो फिर भी आपको आंसर फाइंड आउट करने में डिफिकल्टी होगी क्योंकि वो क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं. वोकैब आपको कितनी भी आ रही हो बट क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग किस चीज का आपको ध्यान रखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर वो नहीं है तो आप कितनी भी बार फेल हो सकते हो भले ही आप कितनी भी मेहनत कर लो. तो आपको एक्सपीरियंस टीचर और इन सारी चीजों की बहुत बहुत रिक्वायरमेंट होती है एडवांस लेवल्स के अंदर. A1 ये सब बहुत नॉर्मल लेवल्स हैं. यहाँ कोई भी कुछ भी करके स्टार्ट कर देता है और उसमें क्या है बस ट्रांसलेट कर रहे हैं ऐसा नहीं है. यहाँ पे आपको लॉजिक्स पूरा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है नहीं तो आप नहीं कर सकते हो इसको. तो यहाँ पे देखो हमने सारे क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में देखा है. अब अगर टेक्स्ट की बात करें तो टेक्स्ट में आप देख सकते हो जिनको मैंने येलो कलर में अंडरलाइन किया है. एक ये वाला पोर्शन एक ये वाला एक ये एक ये और एक ये सेंटेंसेस. ये हमारे जो आंसर्स आए हैं वो सिर्फ इन लाइंस के थ्रू आए हैं. बाकी इसके अलावा जितनी भी लाइंस आप जो अंडरलाइन नहीं है जितनी भी लाइंस आपको दिख रही है ये पूरा पोर्शन अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं आई होती तो भी आपका आंसर आता. ये पूरा पोर्शन अगर आंसर अंडरस्टैंडिंग नहीं आती तो भी आपका आंसर आता. ये भी ये पूरा पोर्शन अगर नहीं आता तो भी आपका आंसर आता. ये भी पूरा पोर्शन और आखिरी की 2-3 लाइंस. तो इसलिए आपको कभी भी एग्जाम में घबराना नहीं है कि आप गलत हो रहे हो या फिर आपका आंसर गलत जा रहा है. ऐसा कुछ भी नहीं है. कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको ईच एंड एवरी वर्ड को अंडरस्टैंडिंग करना इज नॉट कंपल्सरी. यस. हाँ. नहीं 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 नहीं.
देखो जो क्वेश्चंस में वर्ड्स हैं उनको मैच करवा के आपको नहीं मिलेंगे कभी भी आंसर्स। आपको पूरी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग तो 100% होनी चाहिए। अगर लेसन में मैंने आप लोगों को पहले भी, आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, मैंने आप लोगों को बताया है कि लेसन करते टाइम और लिसनिंग करते टाइम दोनों पार्ट्स के अंदर अगर आपको लेसन और ह्यूरन यानी कि रीडिंग और लिसनिंग दोनों पार्ट्स को करते टाइम अगर आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग 100% नहीं हो रही तो समझ लेना आप वहीं फेल हो। क्योंकि जब आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया तो आंसर कैसे फाइंड आउट कर सकते हो आप? ये बिल्कुल 100% है कि अगर आपको ह्यूरन और लेजन में क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग 100% नहीं हुई तो ये मान लो कि आप अब क्वेश्चन में आंसर जो है उनको क्या करने वाले हो, गैस करने वाले हो। और ये लेवल्स बिल्कुल भी उस लेवल के नहीं है कि आपने ए वन ए टू की तरह थोड़ा बहुत गैस कर लिया और आंसर आ गया। इनमें नहीं चलता है ये। इनके अंदर तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, प्रॉपर उस लेवल का आपको टच मिला हुआ होना चाहिए, प्रॉपर आपको टीचर ने उस तरीके से समझाया हुआ होना चाहिए कि देखो ऐसे आंसर्स मिलते हैं, ऐसे ये ट्रिक्स है, ऐसे अंडरस्टैंडिंग बनाओ, देखो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, प्रेटेरिटू में वोकैब छोटी छोटी को कैसे रीच आउट करना है, कैसे, ये सारे बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग फैक्टर्स हैं, उनको आपको गौर करना है। जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करते हो ना, वैसा ही सेम यहाँ पे है कि वहां पे आप बहुत ही फोकस्ड होते हो, छोटी छोटी चीजों को आप एकदम बहुत बड़ा बड़ा वेटेज देते हो, तो यहाँ भी सेम ऐसा ही है। छोटी छोटी चीजों को आपको बहुत बड़ा वेटेज देना पड़ता है, तब जाके आपके प्रॉपर आंसर आएंगे, अदरवाइज नो।